नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका और इस वक्त अगर आप बाजार पर नजर डालें तो आज आपको बाजार में बुलिश सेंटिमेंट तो दिख रहा है और बैंक निफ्टी से आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। हम 18,300 के पास ही ओपन हुए थे, उससे थोड़े से पॉइंट्स निफ्टी पर करेक्ट हुए, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखें तो वहां तेजी अच्छी बनी हुई है। 43,000 की तरफ दिखता है बाजार जाते हुए। अभी फिलहाल आप 42,700 के पास आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं और बड़ी बातें भी बाजार की एक बार नजर डालें। लेकिन एक वेरी क्विकली एक इंपॉर्टेंट खबर, एक एक्सक्लूसिव खबर इनफैक्ट अनुराग शाह लेकर आए हैं और जनरल इंश्योरेंस को लेकर एक बड़ी खबर हमें बता रहे हैं। पहले उनसे वो खबर समझ लेते हैं। बताएं अनुराग। ये नियम लागू होने के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री यानी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी गेम चेंजर होंगे। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो आईआरडीए का प्रस्ताव है कि डी नोटिफिकेशन ऑफ टैरिफ का, यानी इंश्योरेंस कंपनियों को पूरी आज़ादी होगी अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की, अपने प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें सम्मिलित करने की। अभी जो है मोटर थर्ड पार्टी को छोड़ के बाकी जो तमाम सेगमेंट है वहाँ पर जो प्रीमियम है वो डी रेगुलेट है, यानी कंपनियाँ खुद अपना प्रीमियम तय कर सकती है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो पॉलिसी की वर्डिंग्स होती है, वहाँ का जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो डी नोटिफिकेशन ऑफ टैरिफ के बाद वहाँ पर भी कंपनियों को आज़ादी मिलेगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी प्राइवेट कार है वहाँ पर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, लेकिन आप चाहे तो केवल जो विंडशील्ड है उसका कवरेज ले सकते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर केवल आपको 6 महीने का फायर इंश्योरेंस लेना है। तो उस तरह की पॉलिसी भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियों के पास जो किसी भी तरह का जो मिनिमम प्रीमियम रखने की शर्त नहीं होगी। जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा बताई गई शर्तें हैं वो भी मानना उनके लिए जरूरी नहीं होगा और कंपनियां पूरी आज़ादी के साथ अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर कदम होगा इंश्योरेंस रेगुलेटर का और इस पे जो बातचीत है ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जो रेगुलेटर है उसका पूरा प्रयास है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कंपनियों को पूरी तरह से जो अपनी शर्तें हैं वो भी चुनने का मौका मिले। राइट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। इनफैक्ट उपभोक्ताओं के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है कि, और साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों के लिए तो यही कि अब आप अपने हिसाब से डिफरेंट आंशिक कवर भी ले सकते हैं। आप चाहे तो जिस पर्टिकुलर पार्ट का, जिस तरह से हमें अनुराग भी बता रहे थे, चाहे आप मोटर इंजीनियरिंग किस पार्ट का आप कवर लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आप उस तरह से उसे स्प्लिट वे से देख सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग इस पूरी अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चले बाजार की बड़ी बातों पर रुख करते हैं। आज 18,300 के पास हम खुले और ये लगातार आज दूसरा दिन है जब आपको बाजार में फिर से तेजी लौटते हुए दिखी है। बैंक निफ्टी आप फिर से एक नया रिकॉर्ड आज सुबह के सेशन में ही बना दिया था और आज आपको फिर से एक मिड टियर बैंक ही है, हालांकि बैंक्स की सबकी स्ट्रेंथ है, जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पीएनबी आप आज टॉप गेनर देख रहे हैं। तीसरा ट्रिगर आपको कल, क्योंकि हमने देखा था मीडिया, आईटी, ये मेटल और आईटी लौट के आए थे। आज आपको सरकारी बैंक तो दिख ही रहे हैं, फाइनेंस स्टॉक्स भी कल से तेज थे, आज भी दूसरे दिन उनमें भी आज भी खरीदारी दिख रही है और मीडिया स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन दिखना है। आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स बजिंग स्पेस भी है। एनएफएल में करीब 10% की तेजी है। आप आरसीएफ की बात करें, फैक्ट की बात करें, सभी में अच्छी मूव है। यहाँ पर एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक हुई है कल, वहां उस बैठक के बाद के आउटकम्स अभी बाजार में आने बाकी है, लेकिन उस पर एक एंटीसिपेशन में स्टॉक जरूर रन अप दिखा रहे हैं, क्योंकि बजट से पहले सब्सिडी को लेकर, फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर कई सारी बातें और बैठक हो रही है और इम्पैक्ट क्या होगा इसे देखना होगा। लेकिन स्टॉक्स अभी फिलहाल सब्सिडी की उम्मीद में अभी फिलहाल अच्छा रन अप दिखा रहे हैं। 13 महीने के निचले स्तर पर इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स जब तक 20 के ऊपर था, हम बार बार बात ये होती थी कि जब तक 20 के नीचे होगा तब तक आप बुलिश सेंटिमेंट देंगे, लेकिन अब तो लगातार एक दबाव है। इंडिया की भी, इंडिया विक्स पर आप देखें, इंडियन मार्केट्स पे भी देखें और यूएस मार्केट में भी, वहां का भी जो विक्स है वो उनका लगातार नीचे है, 25 के नीचे है वहां पर भी। ऐसे में बाजार में क्या बुलिश बेट्स ही रहेंगी या फिर यहाँ पर एक साइडवेज मूव का रीजन ये भी है कि पार्टिसिपेशन ही बहुत कम है। हमारे साथ आज शो में बात करने के लिए, एफएनओ स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा है। राहुल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो ये बात ही समझना चाहेंगे क्योंकि एक लैक ऑफ पार्टिसिपेशन लल मार्केट हम पिछले पूरे हफ्ते देख चुके हैं, लेकिन कल की जो मार्केट थी उसमें क्लियरली आपको सेकंड हाफ में ये तो दिखा कि कहीं ना कहीं जो बियर्स एंड बुल्स की जो टसल चल रही है उसमें बुल्स हावी हैं। 18,300 के ऊपर आज जिस तरह से ओपनिंग हुई है, अब निफ्टी पर बड़े हाइस की बात की जा रही है या नए लेवल्स की बात की जा रही है। आज फिर से म्यूटेड एक्शन दिख रहा है निफ्टी पर, क्या फिर से बैंक निफ्टी पर दाव लगाना बेटर रहेगा?
जी हाँ, प्रियंका जी, देखिए 2 बातें हैं। पहले तो जो आपने शो के शुरुआत में कहा कि जो एक तरह से इंडिया विक्स जो है, वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। लास्ट टाइम जब हम इतने घटे थे इंडिया विक्स पे, ये पीरियड था जून, जुलाई, अगस्त 2021 में। जब इंडिया विक्स लास्ट टाइम इतनी घटी थी, मार्केट्स कहीं नहीं गए थे, मार्केट्स रेंज बाउंड थे और इनफैक्ट पूरे जो तकरीबन डेढ़ से 2 महीने का ये जो टाइम था, इसमें निफ्टी ने एक ब्रॉडली एक रेंज में एक समय बिताया था। मतलब डायरेक्शनली हम कहीं बड़े तरीके से गए नहीं थे। आई थिंक वैसा ही सिमिलर सेटअप वापस आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर निफ्टी में। खास करके जब निफ्टी ऑल टाइम हाई निकाल नहीं पा रहा है और साथ में इंडिया विक्स जो है वो काफी मेल्ट हो चुका है। तो क्लियरली जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो यहाँ पर डिसाइसिव बेट नहीं ले रहे हैं। जहां तक डायरेक्शनल लॉन्ग ट्रेड्स की बात है, मतलब ऑप्शंस में बाय करने की बात है, वो बड़े बेट्स नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि एफआईआईज के जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, यानी कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स सेगमेंट में जो उनकी लॉन्ग पोजीशंस है, वो हाईएस्ट लेवल पर है। सो देखिए, जब बाजार 16,800 था, जब बाजार 17,000 था, तब उनकी शॉर्ट पोजीशन सबसे ज्यादा थी, रिटेल लॉन्ग था। आज की तारीख में एफआईआईज की पोजीशनिंग रिटेल के कंपैरिजन में और भी ज्यादा लॉन्ग है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में है। मेरे हिसाब से ये पीरियड एलोंगेट होता हुआ दिख सकता है कंसोलिडेशन वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार के अंदर नया ऑल टाइम हाई नहीं लग सकता है। ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप काफी बढ़िया है। यूएस मार्केट्स काफी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। पिछले वीक में कंसोलिडेशन के दौरान हमने देखा कि सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं किए यूएस मार्केट्स ने, और मेरे हिसाब से 2-4 सेशन की तेजी वहां पर आ जाती है, तो यहाँ पर 18,600 का लेवल जो प्रीवियस ऑल टाइम था हाई था, वो निकालना यहाँ पर बिल्कुल संभव है। तो मेरे हिसाब से एज अ स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर रणनीति आपको सिंपल अप्रोच रखे। दोनों इंडाइसेस यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में से क्लियरली बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर है, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। और जैसे आपने कहा 43,000 का लेवल मुझे लगता है कि बहुत जल्द बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। तो बैंक्स यहाँ पर लीड करते हुए मेरे हिसाब से बैंक्स में मोमेंटम अभी भी बरकरार है। रेस्ट ऑफ द मार्केट में आप थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज होकर चल सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स में जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो वहीं पर ट्रेड करें। इंडेक्स में फिलहाल के लिए ट्रेड अवॉइड किया जा सकता है। ब्रेकआउट पॉइंट निफ्टी में मेरे हिसाब से रहेगा 18,450, जहां से डिसाइसिव मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। और जहां तक ये वाली एक्सपायरी यानी कि इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है, उसका जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 18,300। 18,300 पे आज के सेशन में काफी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। 18,300 का लेवल अगर चैलेंज होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आएगी और 18,450 की ओर निफ्टी यहाँ से प्रस्थान करता हुआ दिखेगा। तो ये है हमारी लाइक ओवरऑल इन अ नटशेल स्ट्रैटेजी। बैंक्स पे फोकस कीजिए, बैंक निफ्टी में मोमेंटम है, जहां पर मोमेंटम नहीं है उसे अवॉइड कीजिए। मार्केट वाइड पोजीशन पार्टिसिपेशन तो मिसिंग है, आप पिछले हफ्ते से ही देख रहे हैं। और यही वजह है कि एक फैक्ट और डिस्कस भी करेंगे हम राहुल से कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो भी आपको 33 मंथ के लो पर दिख रही है। यानी आप बहुत सेलेक्टेड पॉकेट्स में और बहुत सेलेक्टेड स्टॉक्स में ही एक्शन देख रहे हैं, लेकिन एफआईज की तरफ से स्क्यूज बहुत ही बुलिश दिख रहे हैं। ठीक है, ये राहुल की ओपनिंग कमेंट्स है, लेकिन एट द सेम टाइम पहले कल का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। जो हम कॉल्स आपको देते हैं उनकी सक्सेस रेट कितनी है, आइए एक बार समझते हैं। तो कल की सबसे हिट कॉल्स, कल हमारे साथ प्रशांत सावंत थे, उन्होंने देखिए टाइटन पर एक ऑप्शन का कॉल दिया था। और कल की कॉल से अगर आपने खरीदारी की होती तो वहां से आपको लगभग 20% का रिटर्न मिल गया होता। कमेंट्स और एबी कैपिटल ये थोड़े से शॉर्ट टर्म व्यू के साथ उनकी कॉल्स थी, लेकिन ऑप्शन का ट्रेड क्योंकि एफएनओ स्टॉक है, एफएनओ शो है, इसमें एफएनओ कॉल्स की बात भी जरूर होगी। तो कल की टाइटन तो एक हिट कॉल रही। आज की भी कई सारी रिकमेंडेशंस हम राहुल से भी लेंगे पहले, लेकिन अभी समझ लेते हैं जो स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां लॉन्ग बिल्टअप अच्छा है, वहां क्या राहुल आगे फर्दर पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं। यानी लॉन्ग बिल्टअप में आपको जो स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं उसमें आज क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव का फायदा क्लियरली कल से दिख रहा है राव, इंटरग्लोब हो, एशियन पेंट्स हो, पिडिलाइट हो, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव है। लेकिन अब बड़ी मूव कहां कैप्चर करें व्यूअर्स? दूसरा जो स्पेस है वो है पीएनबी। आज मिड टियर बैंक जो वो चल रहे हैं और आज लीड ली हुई है पीएनबी ने। और तीसरा जो स्पेस है वो है अपोलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल काउंटर्स में भी अच्छी मूव आपको फिर से दिख रही है। अब बड़ी मूव के लिए कहां कैप्चर कर सकते, कौन सा स्टॉक यहाँ पर आपको लगता है कि लेना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? देखिए, इनमें से जो आसान ट्रेड रहेगा यानी कि जो मोमेंटम ट्रेडर्स को फेवर करेगा वो है पंजाब नेशनल बैंक।
काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग ट्रैक्शन देखा है पिछले 4-5 सेशन में। मुझे लगता है ये मोमेंटम में आपको 55 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तकरीबन 50 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 48 का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 55 का एक इमीडिएट टारगेट, यानी कि जो हाई मोमेंटम बैंक्स में जिसकी हम बात कर रहे थे, आई थिंक यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो पीएनबी आई थिंक यहाँ इन तीनों स्टॉक्स में से हमारी बेस्ट पिक रहेगी, जहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, आप पीएनबी पर यहाँ बेट करना चाहेंगे जिसमें बड़ी मूव आ सकती है, तो 55 रुपए के लिए आप कैश में खरीदारी कर सकते हैं पीएनबी में। शॉर्ट कवरिंग वाले कुछ कैंडिडेट्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि आज पूरा फर्टिलाइजर स्पेस बजी है। जीएनएफसी हो, जीएसएफसी हो, वहां तो सोडा ऐश के प्राइसेस का भी एक ट्रिगर था, लेकिन आज अब बड़ा ट्रिगर जो है राहुल, वो फर्टिलाइजर स्पेस में इन अ व्यू ऑफ सब्सिडी पर कोई एक्शन, बजट रिलेटेड भी अब थीम जो है वो काफी एक्टिव दिख रही है। जितने भी फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स हैं, जीएनएफसी हो, चंबल फर्टिलाइजर हो, आरसीएफ हो, इन सारे स्पेसेस में कौन सा स्ट्रॉन्ग जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही हो स्टॉक? देखिए, जहां तक फर्टिलाइजर स्टॉक्स का सेटअप है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैक्शन है। और इन तीनों स्टॉक्स में से अगर मैं देखूं तो जीएनएफसी में काफी अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ है, बट रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पे फेवरेबल नहीं, बिकॉज 3 दिन से हमने एक अच्छी तेजी जीएनएफसी में देखी है। इनफैक्ट इसी सेक्टर में से एक यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस का सेटअप भी यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगता है। स्टॉक एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ और मुझे लगता है कि 775 के ऊपर आपको यहाँ पर एक अच्छी अपसाइड, यानी कि तकरीबन 800-825 रुपए तक की अपसाइड आपको यूपीएल में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। 755 का एक स्टॉप लॉस लगाए और यूपीएल में पोजिशनिंग यहाँ पर एक अच्छी दिखाई देती है ब्रेकआउट के लिहाज से। और जहां तक आपकी जो लिस्ट है उसमें एक सरकारी कंपनी भी है, आई थिंक कॉनकोर हमारा आज के हाई कन्विक्शन पिक में भी है। इनफैक्ट यहाँ पर आप डिलीवरी में भी लेके चल सकते हैं, ऑप्शंस के जरिए भी इसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। इनफैक्ट दिसंबर के जो ऑप्शंस है, यानी कि 800 के स्ट्राइक प्राइस का जो दिसंबर का कॉल ऑप्शन है, इसे पोजीशन बेसिस पे लेके चला जा सकता है। तकरीबन 18 रुपए के पास ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि तकरीबन 30 से 40 रुपए के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक डिलीवरी ट्रेडर्स का, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स का सवाल है, 720 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें डिलीवरी में भी बाय करके चल सकते हैं। मुझे लगता है 850 रुपए तक के टारगेट आपको कॉनकोर में तकरीबन महीने भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कॉनकोर का सेटअप काफी अच्छा लगता है। स्टॉक वोलेटाइल जरूर है, लेकिन ये जो करेक्शन अभी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लॉस के लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो कॉनकोर में दोनों तरह की स्ट्रैटेजी हमें राहुल रेकमेंड कर रहे हैं। कैश मार्केट, लेस रिस्क लेने वाले कैश में ले लें, और जो हाई रिस्क ले सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपको वो ऑप्शन का भी एक ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। 18 दिसंबर की आप, यानी नेक्स्ट मंथ की दिसंबर की आप कॉल लें यहाँ पर 800 की स्ट्राइक की। ठीक है, ये तो कुछ रिकमेंडेशंस हुई। यूपीएल पर भी आपने कैश में खरीदारी करने की सलाह दी है। इसके अलावा एक स्टॉक आपसे डिस्कस करना चाहेंगे राहुल, वो है बीएचईएल का। बहुत समय के बाद, एक बड़ी साइड वेव मूव के बाद, इसमें कैपिटल गुड्स का भी ट्रिगर है और बीएचईएल सरकारी कंपनी, इस स्टॉक को क्या करना चाहिए? 1-2 दिन से अब आपको फिर से बजिंग तो लग रहा है, क्या बड़ी मूव कैप्चर की जा सकते हैं यहाँ? जी प्रियंका जी, आई थिंक आज काफी स्टॉक्स हमारे मैच हो रहे हैं और बीएचईएल भी हमारे चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है। बीएचईएल का सेटअप यहाँ पर काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से। आप इसमें अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर मेरे हिसाब से शेप अप होता हुआ दिख रहा है, जो स्टॉक को 90 रुपए तक के टारगेट के लिए ले जा सकता है। तो अगर आप पोजिशनल बेसिस पे इसे खरीदना चाहते हैं, डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बीएचईएल में अच्छी अपसाइड है। 2 महीने के व्यू से हिसाब से इसे बाय कीजिए। मुझे लगता है 90 रुपीज के टारगेट आपको जनवरी तक देखने को मिल सकते हैं। जहां तक स्टॉप लॉस का सवाल है, मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पर आप इसमें 69 का स्टॉप लॉस लगाए, तकरीबन 6 रुपए की डाउनसाइड है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। तो बीएचईएल में मुझे लगता है कि डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टर्स यहाँ पर खास करके इसे बाय करके चल सकते हैं। 2 महीने में आई थिंक अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छी अपसाइड यहाँ मिल सकते हैं। कुछ काउंटर मूव आपको अब फाइनेंस काउंटर्स में भी लगातार तीसरा दिन होगा जब आपको आज दिख रही होगी। इस सीरीज में या फिर अगली वाली सीरीज में क्या एबी कैपिटल एक ऐसा काउंटर हो सकता है जहां अच्छी मूव आ सकती है राहुल?
जी हाँ, बिल्कुल देखिए आदित्य बिरला कैपिटल में इनफैक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था पूरे अक्टूबर महीने में लाइक लास्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में हमने और बाद में फॉलो अप बाइंग भी अच्छी खासी हुई थी इसके अंदर। अब चूँकि थोड़ा मार्केट भी हल्का हो चुका है ऊपर से और चूँकि यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल में भी एक अच्छा कूलिंग ऑफ हो चुका है, मेरे हिसाब से और एक राउंड ऑफ बाइंग यहाँ पर बिल्कुल बन सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 140 तक के लेवल्स मुझे आदित्य बिरला कैपिटल में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से इस लेवल्स इन टारगेट्स के लिए इसे बाय करके चला जा सकता है। 123 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर भी लाइक मुझे लगता है कि जो हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात की, आई थिंक कहीं न कहीं वो स्पिल ओवर यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स पर भी आता हुआ दिखेगा। तो पॉजिटिव आउटलुक रखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाली कुछ सेशंस में। ठीक है, 140 रुपए का टारगेट, क्या आपकी रिकमेंडेशन स्टॉक था राहुल? नहीं, रिकमेंडेड लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन इनफैक्ट बिकॉज़ मार्केट जब जैसे हम बात करें मार्केट एक करेक्शन के बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास जगह है, आपके पास कैपिटल है और आप कुछ बढ़िया सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट यहाँ पर प्रेजेंट कर राइट, ठीक है। तो व्यूअर्स बिल्कुल ध्यान से सुने, कई सारे अच्छे स्टॉक्स हमने डिस्कस भी किए। एक स्टॉक और, क्योंकि पूरा कैपिटल गुड स्पेस आज अच्छा मूव दिखा रहा है, हालांकि नंबर्स जिसके आए और थोड़ा सा स्ट्रीट को जो एस्टिमेशंस थे मार्जिन को लेकर वहां मिस रहा है, वो है सीमेंट्स का स्टॉक और वहां शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बन रही है। क्या फर्दर और वीक हो सकता है ये काउंटर, कंसिडरिंग कि काफी चल चुके हैं ये स्टॉक्स? हालांकि अभी भी चाल आप इस पूरे स्पेस में दूसरे स्टॉक्स की देखें तो, या फिर अभी अवॉइड ही कर दें इसमें ट्रेड लेना? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ क्लियरली मार्केट में एक तो जहाँ तक फियर इंडिकेटर है, कोई फियर है नहीं। इंडिया विक्स काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है। साथ में एफआईज़ की भी पोजीशनिंग लॉन्ग है, साथ में रिटेल भी लॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर क्राउडेड ज़रूर है जहाँ तक लॉन्ग पोजीशंस है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। और देखिए हम पिछले 5 से 6 सेशन में एक अच्छा कूलिंग ऑफ भी देख चुके हैं ऊपर से नीचे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट्स को अवॉइड करके चलना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास अगर कोई स्टॉक है जहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग में भी 18,500 के आसपास की जा सकती है, बट शॉर्ट्स को यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करके चला जा सकता है। आप आज अवॉइड करें, बिल्कुल ठीक है। सेंटिमेंट क्योंकि बुलिश ज़्यादा अभी है, क्योंकि फर्टिलाइजर स्पेस की बात हुई, एक बार केमिकल स्पेस के भी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ये भी वापस दिख रहे हैं आपको जो बजिंग है। दीपक फर्टिलाइजर और आरती की एक अलग स्टोरी थी जिसकी वजह से वो स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन उसके बाद आप SRF को देखें, नवीन फ्लोरीन को देखें, वहाँ पर भी मूव्स हैं। क्या इनमें से कोई स्टॉक आपके रिकमेंडेशन पे होगा? जी देखिए, दीपक नाइट्रेट एक ऐसा स्टॉक है जो हमारी दिवाली पिक्स में भी है और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट की जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो पूरी की पूरी तरह यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुकी है। स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया तकरीबन 2080 के आसपास और अब एक अच्छा बेस यहाँ पर स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर दीपक नाइट्रेट में अच्छी दिखाई देती है। केमिकल क्षेत्र में काफी दिग्गज कंपनी है। मेरे हिसाब से गैप फिलिंग एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। इसने रिजल्ट के बाद मेरे हिसाब से गैप बनाया था बड़ा, जो फिल होता है तकरीबन 2290 के आसपास। आई थिंक 2290 के टारगेट के लिए इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइए 2075 का और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा एक बाउंस बैक रैली देखने को मिल सकता है दीपक नाइट्रेट में। तो केमिकल क्षेत्र में हमारी टॉपिक यहाँ पर रहेगी दीपक नाइट्रेट पोजिशनल पर्सपेक्टिव। ऑल राइट, ठीक है। दीपक नाइट्रेट आप एक पोजिशनल कॉल ले रहे हैं। इसके अलावा आपकी आज की क्या रिकमेंडेशंस होंगी राहुल, बिफोर वी लेट यू गो? जी हाँ प्रियंका जी, देखिए बैंक्स हमें इतने पसंद आ रहे हैं तो एक बैंक स्टॉक ना रेकमेंड करो ऐसा हो नहीं सकता। फेडरल बैंक का सेटअप हमें यहाँ पर काफी अच्छा दिखाई देता है। फेडरल बैंक में देखिए टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक तो था ही ऑन द वे अप, लगातार पिछले इनफैक्ट 3-4 महीने से, जुलाई महीने से जो तेजी पकड़ी है स्टॉक ने बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लिया है। और अब जो ये छोटा सा कूलिंग ऑफ आया 140 का लेवल इसने टेस्ट किया था अर्ली नवंबर में और जो पुल बैक आया मेरे हिसाब से एक अच्छी री एंट्री अपॉर्चुनिटी है फेडरल बैंक में। इसे बाय करके चलिए। मुझे लगता है 150 का एक तरह से जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है फेडरल बैंक में बिल्कुल देखने को मिल सकता है हमें। तो इसे बाय करके चलिए। 127.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और बैंक निफ्टी के साथ आई थिंक पार्टिसिपेंट्स जो प्राइवेट बैंक्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक अच्छी रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स चल चुके हैं, प्राइवेट बैंक्स में हमें लगता है कि एक अच्छी ट्रैक्शन यहाँ से देखने को मिलेगी। तो उसमें से फेडरल बैंक हमारा टॉपिक है। राइट, ठीक है। ये आपकी आज की रिकमेंडेशंस होगी। आपको डिस्क्लोजर है तो वो भी शेयर कर दीजिए राहुल।
जी, ये रिकमेंडेशंस हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हुए। निजी रूप से मेरा या मेरी फैमिली का इनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ये सारी स्टॉक पिक्स बताने के लिए और आज व्यूवर्स को फिर से कुछ और स्टॉक रिकमेंडेशन, स्टॉक्स पे क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज एक खास स्टॉक की लिस्टिंग हुई, वो है आयोनॉक्स ग्रीन एनर्जी। विंड पावर एनर्जी में है कंपनी। आज लिस्टिंग थोड़ी सी दबाव में हुई, हालांकि इसमें QIB का जो सब्सक्रिप्शन था वो लगभग 75% था। रिटेल की तो सिर्फ 10% पार्टिसिपेशन थी और एट द सेम टाइम कंपनी ने अच्छे खासी लगभग 27 एंकर इन्वेस्टर्स थे और 300+ करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से रेस किए थे। लेकिन आज कमज़ोर लिस्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर देवांश जैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर देवांश। हमने देखा कि आज क्योंकि थोड़ा सा तो डिस्काउंट पे हुई है लिस्टिंग, अगर आप हमें थोड़ा सा कंपनी का लॉन्ग व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म में विजन क्या है, और क्योंकि आप ग्रीन एनर्जी को लेकर एक बड़ा टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से भी देखते हैं, तो आगे किस तरह की आप डिमांड ट्रेंड्स देखते हैं? देखिए, वी आर सम ऑफ द मोस्ट मार्की इन्वेस्टर्स कम इन द एंकर बुक। इंडिया के some of the largest institutions like IPRO, HDFC, Birla were there, and even we have some of the most marquee foreign institutions as well as some of India's largest investors जैसे कि Enam है and so on and so forth. अब in the longer term and in the medium term, I think the prospects for the company are very very bright. I won't comment on short term. Markets go up and down, लेकिन I think the green energy sector has a massive target set out of 500 gigawatts by Honorable Prime Minister. I think हम अभी एकदम शुरुआत में of a massive growth coming in the sector. So God willing and hopefully we should be able to create significant growth and shareholder value as we move forward at Inox Green. राइट मिस्टर जैन, क्योंकि ये जो मेजरली जो फंड आप रेज कर रहे हैं वो डेट रीपेमेंट के लिए, रीपेमेंट ऑफ योर लोन्स है, तो इसके बाद कितने डेट की पोजीशन क्या रह जाएगी? देखिए, जैसे कि हमने बताया, हम 370 करोड़ रेस कर रहे हैं, जिसमें से 270 करोड़ इज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ डेट जो आइडेंटिफाइड है, 100 मोर करोड़ इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, वो भी डेट रीपेमेंट में जाएगा। सो इसको पे करने के बाद बेसिकली हमारे यहाँ सिर्फ एक आध SPV रहेगा एट आइनॉक्स ग्रीन लेवल। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इन द रिसेंट पास्ट वी हैव सोल्ड 4 ऐसी SPV, 3 अदानी को और 1 टोरेंट को। एक ये आखिरी SPV है जो कि हम इन द नियर फ्यूचर बेच देंगे, जिसके बाद आइनॉक्स ग्रीन विल बी अ नेट डेट फ्री कंपनी। तो उसके बाद फ्रैंकली इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी 0। ऑल राइट, विश यू लक, बिकॉज कंपनीज ऐसी बाजार को बेहद पसंद आती हैं जो बिल्कुल डेट फ्री हो या ऑन द पाथ टू बिकमिंग डेट फ्री हो। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैन आज समय देने के लिए, बात करने के लिए। वी विश यू लक फॉर योर फ्यूचर अहेड। और आइनॉक्स ग्रीन आज भले ही थोड़ा डिस्काउंट पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन कंपनी के रॉबस्ट प्लान्स है और बात बिल्कुल सही है। कई मार्की इन्वेस्टर्स इस सब्सक्रिप्शन में शामिल हुए, सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा शो देखने के लिए। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। मार्केट में सेंटिमेंट काफी बुलिश है। इंडिया विक्स जितना दबाव में रहेगा, जितना नीचे रहेगा, उतनी आप बुलिश बेट्स लेंगे।